नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं आईनेत सेहत। आईनेत सेहत में जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं, हमेशा हम आपको किसी एक विषय पर डिटेल के साथ उस विषय से संबंधित जानकारियां साझा करते हैं। यानी कोई भी ऐसा रोग जिसके आप शिकार हो सकते हैं, आपके आसपास कोई है या आपका परिजन ऐसा कोई है जिनको वो रोग हो सकता है, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारियां साझा करते हैं। आज इसी क्रम में हम बात करने जा रहे हैं, चूंकि 29 सितंबर को हर साल वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है और यदि देखा जाए तो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जो समस्या है वो हृदय रोग ही है, क्योंकि लगभग 18 मिलियन लोग, ये ताज़ा आंकड़ा है दर्शकों जो रिसर्च कहती है कि हर साल हृदय रोग से प्रभावित होते हैं। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी समस्या है। इसके बारे में हम जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन आधा अधूरा सा। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी और सटीक जानकारियां दें, और इसके लिए आज हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर स्थित श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। जी हाँ, श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि न सिर्फ राजधानी रायपुर में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में हृदय रोग और ख़ासतौर पर चेस्ट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसके लिए ये जाना जाता है। हालांकि ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, बाकी सुविधाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और NABH मानकों के अनुसार मरीज की बेहतर देखभाल के लिए जाना जाता है। पेपरलेस यहाँ पर जो है काम होता है, यानी जो भी आपकी जांच रिपोर्ट्स हैं या आपको कोई भी डेटा रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका सब कुछ काम जो है आपके एक छोटे से मोबाइल में होगा, क्योंकि ये सारी डिटेल और ये सारी टेंशन हॉस्पिटल वाले लेते हैं। जी हाँ, तो आज हम मौजूद हैं श्री वेंकटेश में और हमारे साथ हैं डायरेक्टर और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कमलकांत आदिले जी। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि हम वर्ल्ड हार्ट डे पे बात कर रहे हैं। हाँ जी। ऐसे तो हृदय रोगों पर कई बार बात होती है, लेकिन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितना महत्वपूर्ण है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और पूरी गंभीरता से होनी चाहिए। हाँ जी, देखिए, जैसे जैसे दुनिया अर्बनाइज्ड होते जा रही है, लोगों का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव हो रहा है, तो उसी तरह से ये जो बीमारियां हैं इनका ट्रेंड भी बदलता जा रहा है। अब से समझिए 50 साल पहले कम्युनिकेबल डिजीजेज जो होती थी, इन्फेक्शियस डिजीजेज, वो सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट होती थी और दुनिया भर में नंबर 1 किलर होती थी। लेकिन अब बदले हुई आज की परिस्थिति में हृदय रोग नंबर 1 किलर हो गया है पूरी दुनिया में। तो इसके लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की आवश्यकता है, और इसी वजह से हमारा वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन 29 सितंबर को हर साल ये वर्ल्ड हार्ट डे हम मनाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि अभी सबसे ज़्यादा मरीज जो मिल रहे हैं वो इसी हृदय रोग से संबंधित मिल रहे हैं। इसके अपने कारण हैं, आज की लाइफ स्टाइल है। तो क्यों ना हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कारणों को ही जान लें कि सबसे बड़े कारण क्या लगते हैं। देखिए, इसके जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज के, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के, हम इसको ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कि नॉन मोडिफिएबल रिस्क फैक्टर और दूसरे होते हैं मोडिफिएबल रिस्क फैक्टर। नॉन मोडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स में आते हैं एज, मोर देन 45 पुरुषों में, मोर देन 55 महिलाओं में। दूसरा जेंडर, मेल जेंडर, आप पुरुष हैं, ये अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, हार्ट डिजीज की फैमिली हिस्ट्री, आपके घर परिवार में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, तो ये जो रिस्क फैक्टर्स है नॉन मोडिफिएबल, इसको हम चेंज नहीं, आप अपनी उम्र कम नहीं कर सकते, आप अपना जेंडर नहीं बदल सकते, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। मतलब आप समझिए कि एक 60 साल का पुरुष है जिसको की फैमिली हिस्ट्री है जिसके यहाँ, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स नॉन मोडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अब कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो मोडिफिएबल होते हैं। इनमें भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि मोडिफिएबल हैं और कंट्रोलेबल हैं। जैसे कि हम बात करें ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, बेड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, ये सब मोडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स हैं। आप बीपी कंट्रोल कर सकते हैं, आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपना लिपिड कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये मोडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो कि
जिसको आप हमेशा के लिए सही कर सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी है, जी आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। जी इसके अलावा फिजिकल इनएक्टिविटी है, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेस है, आप रेगुलर बेसिस पे योगा, मेडिटेशन जी, ये सब कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह का नशा करते हैं, स्पेशली निकोटिन एडिक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट, जी जी वो आप अगर छोड़ें तो ये रिस्क फैक्टर्स जी। पूरी तरह से शून्य हो सकते हैं। जी तो इस तरह से ये रिस्क फैक्टर्स डिवाइड होते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज के जी लिए। जी। सर अभी आपने अपने आंसर में एक बात कही कि यदि आप पुरुष हैं तो अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है, ऐसा क्यों? पुरुषों का जो हार्मोनल लेवल्स हैं और महिलाओं में, दोनों में अलग होता है। महिलाओं में प्री मेनोपॉजल एज में 45 साल से नीचे में जब उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स चलते रहते हैं, उस समय कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं, जो कि उनको इस बीमारी से सेफ रखते हैं। अच्छा और जब ये उनमें मेनोपॉज आता है तो उन हार्मोन्स की शरीर में कमी हो जाती है, उनका फॉर्मेशन नहीं होता है। तो मेनोपॉज के बाद उनका रिस्क फैक्टर और पुरुषों का रिस्क फैक्टर बराबर हो जाता है। अच्छा। डॉक्टर साहब ये भी आपसे जानना है कि ये आंकड़ा तो डराता ही है, जो हमने लगभग 18 मिलियन लोगों के बारे में अभी चर्चा की कि ये एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन आपने इसके कारण भी बताया कि लाइफ स्टाइल एक बड़ा है। जैसे आपने स्ट्रेस का जिक्र किया आपने, क्योंकि स्ट्रेस से सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। आपने कहा कि फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। सर आज के समय में एज भी एक रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन आज हम कई ऐसे पेशेंट देखा है हमने, या हमने केसेस देखे हैं, सुने हैं, यंग एज में हार्ट अटैक, आपके ट्रेडमिल पे करते हुए हार्ट अटैक, इसे किस तरह से देख रहे हैं डॉक्टर साहब, ये क्यों हो रहा है? देखिए, यंग एज यानी कि लेस देन 40 में हार्ट अटैक की दो वजह हो सकती हैं। एक वजह होती है कुछ पैदाइशी बीमारी होती है जिसमें कि दिल की दीवारें मोटी हो जाती हैं, जिसको कि मेडिकल टर्म में हम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। इसमें कई बार एक्सरसाइज करते हुए अचानक डेथ हो सकती है, या फिर हार्ट का रिदम गड़बड़ होता है, उसके वजह से अचानक डेथ हो सकती है। तो ये एक वजह है। दूसरी वजह होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि टिपिकल जैसा ओल्ड एज में देखा जाता है, वो वजह होती है। तो आजकल क्या है, हमारे जो यंग जनरेशन है इनका लाइफ स्टाइल बदल गया है। इनका सोने का टाइम, उठने का टाइम, इनका खान पान, फास्ट फूड, कैंड फूड, स्ट्रेस, जॉब रिलेटेड स्ट्रेस, एडिक्शन, यस। तो ये रिस्क फैक्टर्स बहुत कम एज में आजकल देखा जा रहा है। तो इस वजह से ऐसा मेरा मानना है कि यंग एज में हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ गया है। सर बड़ा एक कंफ्यूजन होता है कई लोगों को, हार्ट अटैक हुआ और कार्डियक अरेस्ट हुआ, इसको कैसे समझाएंगे डॉक्टर साहब? देखिए, हार्ट अटैक जो है वो दिल की नसों में अचानक जब रुकावट आ जाता है तो उसके वजह से जो हार्ट में डैमेज होता है, चेस्ट में पेन होता है, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। जी ठीक है। कार्डियक अरेस्ट मतलब होता है दिल का धड़कन रुक जाना। ओके। तो अल्टीमेटली किसी भी पेशेंट में कॉज ऑफ डेथ दिल का धड़कना रुकना होता है। तो हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। और ऐसे बहुत सारे वजह, ऑलमोस्ट सभी बीमारियों में अल्टीमेटली जो कॉज ऑफ डेथ होता है वो कार्डियक अरेस्ट होता है। कार्डियक अरेस्ट मतलब दिल का धड़कना बंद हो गया है। इसकी एक वजह हार्ट अटैक है। दिल का धड़कना जब ये सुनते हैं तो फिर हम सीधे फिल्मी दुनिया में पहुंच जाते हैं और दिल प्यार मोहब्बत की बातें होने लगती हैं। कई सिने स्टार्स तो इसका शिकार भी हुए डॉक्टर साहब, बहुत यंग एज में, जिनकी हम अभी चर्चा भी कर रहे थे। लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो जाएं तब तो ठीक है किसी को देखकर, लेकिन रुक जाएं तो बड़ी समस्या है। जैसे आपने कहा, ज्यादा पेशेंट किसके हैं सर, मतलब कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक? नहीं, हालांकि देखिए कारण आपने कहा वो एक ही होता है, लेकिन फिर भी इन दोनों को यदि समझें तो किसका रेशो ज्यादा लगता है? ऑब्वियसली कार्डियक अरेस्ट, ये सभी बीमारियों, मैंने जैसा बताया, जो भी बीमारी हो अल्टीमेटली कॉज ऑफ डेथ जो होता है वो कार्डियक अरेस्ट होता है। दिल की धड़कन आपकी बंद हो गई, भले आपको लीवर की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, फेफड़े की बीमारी हो, या और दिमाग की कोई बीमारी हो, लेकिन अल्टीमेटली कॉज ऑफ डेथ जो होता है वो कार्डियक अरेस्ट होता है, जिसमें धड़कन बंद हो जाती है। हार्ट अटैक उसमें से एक वजह है। दिल की नसों में रुकावट आया
पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ, दिल का पंप कमजोर हुआ, उसके वजह से धड़कन इर्रेगुलर हुई और आपका धड़कन बंद हो गया। डॉक्टर तो साहब, हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट। इनके ट्रीटमेंट फिर लगभग सिमिलर ही होते होंगे या कैसे अलग अलग होते हैं? नहीं, देखिए अल्टीमेटली ट्रीटमेंट तो हाँ। सेम ही है। उसमें कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर बोलते हैं हम, हाँ, वो हमको करना रहता है कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में। लेकिन हार्ट अटैक एक अलग तुरंत स्थिति जो है, देते हैं। तुरंत जो हम देते हैं सीपीआर सीपीआर देते हैं अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो। जी। तो ये मतलब ऐसा ना हो किसी को हार्ट अटैक आया, लोगों को पता नहीं है, वो उसे सीपीआर देने लगे। नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसा नहीं है। नहीं सर, जैसे घर में जागरूक करते हैं कि भाई सीपीआर दीजिए, फिल्मों में देखा है लोगों ने। अब तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, गूगल यूनिवर्सिटी, लोग उस पर देख लेते हैं ना सीपीआर कैसे देखना है। तो अब ध्यान रखिए, ये एक महत्वपूर्ण चीज निकल कर आई कि कार्डियक अरेस्ट जो है उसमें आपको सीपीआर देना है, ध्यान रखिए। अब इसमें अंतर कैसे समझना है, ये तो खैर आप डॉक्टर्स के पास जाएं तभी बेहतर है। हालांकि समय समय पर हम अपने कार्यक्रमों में ये भी बताते रहे हैं कि जो गोल्डन आवर्स होते हैं, जो रोड टू हॉस्पिटल होता है, वो वक्त कितना ज़रूरी है किसी भी पेशेंट के लिए। डॉक्टर साहब, लक्षण क्या क्या होते हैं, मतलब पहले हमको कब सचेत हो जाना चाहिए? वैसे तो कई बार जब ये होता है तो अचानक से होता है, पता नहीं चलता, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण देखे जिस पे हमको जरूर जाना चाहिए। जैसे देखिए, हार्ट अटैक का जो टिपिकल लक्षण होता है वो सीने में भारीपन या दर्द, ये दर्द या भारीपन आपके गले में या जबड़ों में, लेफ्ट शोल्डर में या लेफ्ट आर्म में रेडिएट हो सकता है। जी। ये हार्ट अटैक का टिपिकल लक्षण होता है। इसके साथ मरीज को उल्टी जैसी, जिसको नाशिया बोलते हैं, नाशिया जी, हो जी, सकता है, उसको उल्टी हो सकती है, उसको बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है। कुछ अलग एटिपिकल सिम्टम्स बोलते हैं हम, उसमें मरीज को बेहोशी भी हो सकती है, अचानक सांस फूलना, अचानक घबराहट महसूस होना। तो ये सब हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। तुरंत फिर हॉस्पिटल पहुंच जाइए, कुछ टेस्ट जितना करा जल्दी हो लीजिए। सके। कौन कौन से टेस्ट करा लीजिए सर? वैसे तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि दर्शकों आप भी अपडेट रहें, आपको भी पता हो कि आप अपने पेशेंट को लेकर जा रहे हैं तो आपको क्या क्या जांचें करवानी है। देखिए, इसमें आप तत्काल एक ऐसे क्लिनिक में या ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचे जहां पर ईसीजी की सुविधा हो। जी। तो इसमें सबसे पहले ईसीजी की जांच की जाती है और ईसीजी में जो एबनॉर्मेलिटी रहती है उसके आधार पे फिर आगे का जांच डिसाइड किया जाता है, जिसमें हार्ट अटैक से संबंधित कुछ खून की जांचें हैं जी। वो की जाती हैं। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी जिसे हम बोलते हैं वो हम करते हैं। तो इन सब जांचों से हम पता कर सकते हैं कि मरीज को हार्ट अटैक है या कुछ और समस्या है। जी जी। डॉक्टर साहब, एक और होता है साइलेंट अटैक। ये कई बार आदमी रात को सोता है, सुबह उठता ही नहीं है, पता नहीं चलता। इसके लिए क्या करना चाहिए? और पहले तो साइलेंट अटैक को थोड़ा समझाइए। देखिए, साइलेंट अटैक मतलब ये होता है कि मरीज को हार्ट अटैक से संबंधित कोई समस्या कभी उसने महसूस नहीं की है। उसको कोई अगर तकलीफ भी है तो कुछ एटिपिकल सी तकलीफ है, जैसे उसको उल्टी हो गई या ऐसा कुछ हो गया, और आमतौर पे वो अननोटिस्ड रह जाती, पेशेंट अस्पताल जाता नहीं है और वो पता नहीं चल पाता है। तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं साइलेंट अटैक। और कई बार जैसा कि आपने बताया कि हम देखते हैं कि रात में सोए और सुबह उठे नहीं, तो इसकी वजह होती है कि हार्ट अटैक जैसे ही होता है तो हार्ट अटैक के बाद शुरुआत का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम गोल्डन पीरियड कहते हैं। जी जी जी। तो कई बार इस हार्ट अटैक में हार्ट अटैक के वजह से दिल की धड़कन एबनॉर्मल हो जाती है और उस कंडीशन में पेशेंट की तत्काल मृत्यु हो जाती है। जी तो ये वजह होती है जी साइलेंट हार्ट जी। अटैक। और डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा डिटेल के साथ हम ट्रीटमेंट पर भी बात करेंगे। आपने लक्षण भी बताए, ट्रीटमेंट सर मतलब क्या क्या होते हैं और कहाँ पे जाने के बाद आप रिस्क फैक्टर में चले जाते हैं? हालांकि देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन इन सब के बीच भी हार्ट अटैक जैसे मसलों में बहुत कुछ हमारे हाथ में होता नहीं। तो कितना समय, ट्रीटमेंट किस किस तरह से होता है? और देखिए, इसका जहां तक ट्रीटमेंट की बात है तो इसमें इमीडिएट डायग्नोसिस होने के बाद, कंफर्म होने के बाद हाँ कि एक मरीज है जिससे कि हार्ट अटैक हुआ है, उसके बाद कुछ मेडिसिन हैं जो कि तत्काल दी जाती हैं। ब्लड थिनर्स होते हैं, 2 ब्लड थिनर्स देने रहते हैं और कुछ और दवाइयाँ देनी रहती है तत्काल में। और उसके बाद फिर आगे का इलाज इस बात पे निर्भर करता है कि
उस अस्पताल में फर्दर कोई कार्डियोलॉजिस्ट है या नहीं, वहां पे कैथ लैब की सुविधा है कि नहीं। तो बेस्ट ये होता है कि आप कोशिश करें उस अस्पताल में पहुंचने का जहां पे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हो और जहां पर कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध हो। कैथ लैब वो जगह होती है जहां पर कार्डियोलॉजिस्ट ऐसे पेशेंट्स का तत्काल जांच करते हैं, एंजियोग्राफी देखते हैं किस नस की वजह से हार्ट अटैक हुआ है और उसी समय उस नस को खोल दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज दूरस्थ अंचल का होता है, उसके पास वो सुविधा नहीं होती कि वो तत्काल उस शहर में वो सुविधा नहीं रहती कि भी कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप किसी वहां फिजिशियन के पास जाएं। हार्ट अटैक के लिए कुछ दवाइयां भी होती हैं जो कि नसों को खोलने के लिए दी जाती है, जिसको कि हम मेडिकल टर्म में थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी कहते हैं। तो डायग्नोसिस होने के बाद अगर फिजिशियन को ये लगता है तो वो मेडिसिन देता है, पेशेंट को स्टेबलाइज करता है और उसके बाद फिर उसको वो रिफर करता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर साहब, वो एक बड़ा डराता है एक चीज, वो जब भी हार्ट अटैक की बात, हार्ट अटैक कौन सी बात, दूसरी बात, अरे अब तो एक ही चांस है। नहीं देखिए, आप लोगों को भी इतना ही डराता है नहीं, या नहीं, सिर्फ ये डराने के लिए? नहीं देखिए, ऐसी कोई चीज नहीं है। लोग जैसे बोलते हैं कि जैसे कैंसर है, स्टेज 1 कैंसर, स्टेज 2 कैंसर, स्टेज 3 कैंसर। ठीक है, कैंसर में वो बात लागू होती है, लेकिन हार्ट के मामले में ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट अटैक हुआ, फिर सेकंड अटैक, थर्ड अटैक, तो फिर फाइनल अटैक है, ऐसा कुछ नहीं है। आमतौर पे पहले हार्ट अटैक के बाद आप डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं और जैसा उन्होंने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बताया हुआ है वैसा आप उनको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, तो आमतौर पे सेकेंड या थर्ड अटैक नहीं होता है। और अगर होता भी है तो उसका भी इलाज उपलब्ध है। 29 सितंबर जैसे अभी हमने चर्चा की, हर साल इसको मनाते हैं वर्ल्ड हार्ट डे को। सर, और किस तरह की जागरूकता होनी चाहिए, या आपको लगता है कि अभी सोसाइटी में इस चीज की थोड़ी सी जानकारी कम है, इसको ज्यादा बढ़ाने या बताने की जरूरत है? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया था कि वर्ल्ड वाइड अब जो बीमारियों का ट्रेंड है वो जो कम्युनिकेबल डिजीज है वहां से शिफ्ट होकर नॉन कम्युनिकेबल लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीजेज है उस तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ओबेसिटी हो गई, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया। तो जैसा आप ही ने बताया कि 18 मिलियन 18 मिलियन डेथ पर ईयर हो रही है, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज एट प्रेजेंट इज नंबर 1, पेशेंट यस, इज अ नंबर 1 किलर वर्ल्ड वाइड। तो इसके लिए लोगों को जागरूक करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, इंडिया भी है उनमें, जहां पर ये जो हमारे पास कुछ नेशनल हेल्थ पॉलिसी की कमी है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी नहीं है इसमें, और इस वजह से लोग इस बीमारी के लिए जागरूक नहीं है। तो हमें ये अवेयरनेस कम्युनिटी में लाने की जरूरत है इस बीमारी से संबंधित। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि कुछ ऐसे कार्यक्रम, मतलब जागरूकता अभियान तो चलाए जाएं। ऐसे कार्यक्रम, आपने कहा स्ट्रेस, अब स्ट्रेस लेवल तो हाई है क्योंकि कंपटीशन है उस तरह का, और कंपटीशन के बीच बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल जो पहले जैसी नहीं हैं। तो आप अपनी बीमारी को बढ़ाइए मत, उसे कम करना है, इसलिए कोशिश हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए। इसके लिए भी कुछ कैंपेन होना चाहिए। डॉक्टर साहब, श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चूंकि खासतौर पे चेस्ट संबंधित रोग हैं, हृदय रोग संबंधी रोग हैं, उसके लिए जाना जाता है। तो सर, इस तरह के कोई कार्यक्रम या अभियान चलाते हैं आप जो सामाजिक रूप से? हम रेगुलर बेसिस पे इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। हम इसके लिए अलग अलग सोसाइटीज में कैंप करते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के बीच हम जाते हैं, वहाँ कैंप करते हैं, पब्लिक प्लेस जाते हैं, वहाँ हम अवेयरनेस के लिए अपना कैंप करते हैं, हम कुछ क्विज रखते हैं। इस तरह से हम लोगों को जागरूक करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। डॉक्टर, देखिए आपने तो इस विषय में पढ़ाई की है, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, आप थोड़ा बताइए, क्यूरियोसिटी है मन में ऐसे जानने की कि हर जगह की कोई क्षेत्र वो रहता है कि भाई यहाँ पे ये इसके ज्यादा मरीज मिलते हैं क्योंकि इसका ये कारण है। हालांकि हृदय एक ऐसी चीज है जो कहीं भी हृदय रोग के लोग कहीं भी हो सकते हैं, कारण आपने बताया। कोई ऐसा देश है या भारत में कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे स्थिति ज्यादा गंभीर है, या कहीं आपने जब पढ़ा हो तो ऐसा कुछ तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ। ये
पूरे भारत में, न सिर्फ पूरे भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हाँ। इसका इंसिडेंस और प्रिवलेंस मोर और लेस सेम है। तो भारत में स्थिति ज्यादा गंभीर, लोग बहुत सोचते हैं। भारत में स्थिति निकट भविष्य में ज्यादा गंभीर हो सकती है। हाँ। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया अब डायबिटीज का कैपिटल है। जी। पूरी दुनिया में अगले कुछ सालों में डायबिटीज और हाइपरटेंशन के सबसे ज्यादा मरीज पूरी दुनिया में इंडिया में होने वाले हैं। और ये दो रिस्क फैक्टर्स हार्ट डिजीज के लिए सबसे बड़े रिस्क फैक्टर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो हम केसेस देख रहे हैं वो जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग है और नीचे अभी बहुत बड़ा आइलैंड आने वाला है। तो अभी भी वक्त है, संभल जाइए, अभी भी वक्त है। हमारी कोशिश है ये, हम आपको जागरूक करें। स्ट्रेस फ्री रहिए, कुछ नहीं रखा है। जिंदगी है तो फिर सब कुछ है, खुशी भी है, और जिंदगी है तो गम हमारी जिंदगी का हिस्सा है। चुनौती जब तक ना मिले तो फिर लाइफ जीने में मजा भी नहीं आएगा। और दिल की धड़कनों का बेहद ख्याल रखें, क्योंकि वो आपके अपनों के लिए हो सकता है, आपकी प्रेमिका के लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके बच्चों के लिए, लेकिन आपके दिल की सेहत का ख्याल रखते हुए आज आईएनएच स्पेशल, आईएनएच सेहत में हमने हृदय रोग पर ये आज का आईएनएच सेहत रखा है। डॉक्टर आदिल लगातार हमारे साथ हैं। डॉक्टर, चलते चलते एक मैसेज कि श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्यों आना चाहिए पेशेंट को, यदि उन्हें हृदय रोग संबंधी या कोई भी रोग, क्यों आना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ मैं ये कहूंगा कि हमारे इस हॉस्पिटल का जो यूएसपी है वो हार्ट एंड लंग डिजीजेस है। इट्स लाइक अ हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट। तो हमारे पास हार्ट से संबंधित और लंग से संबंधित जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, वो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। इसके लिए हमारे यहाँ काफी सीनियर चेस्ट फिजिशियन, काफी सीनियर कार्डियक सर्जन अवेलेबल हैं। ये सब एक ही अम्ब्रेला में के नीचे हमारे पास उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हार्ट से संबंधित जितनी भी प्रकार की जांचें हैं वो सब यहाँ होती है। और हमारे पास एक रैपिड रिस्पांस टीम है। किसी भी तरह की परिस्थिति बने जिसमें कि अचानक कुछ हमको इंटरवेंशन की जरूरत पड़े, वो टीम हमारे पास है, जो कि 24/7 हम अपनी सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड करते हैं जी। तो ये हमारे हॉस्पिटल में एक सत्य टिप ऑफ द प्रोग्राम क्या होगा आज का? आप कोई मैसेज देना चाहें दर्शकों को एक अपना? दर्शकों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप खुश रहें, जो भी काम कर रहे हैं उसे एंजॉय करें, अपना स्ट्रेस लेवल कम रखें, मेडिटेशंस, योगा करें, अपना डाइट प्रॉपर लें, अपना सोना उठने का टाइम ये सब प्रॉपर रहे आपका। आप किसी तरह का भी नशा ना करें और खुश रहें जिंदगी में। मुश्किल होता है ना जब इतनी अच्छी अच्छी बातें हम सुनते हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि हो नहीं सकता। हो सब कुछ सकता है, बस हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी होती है, या कहें कि हम लक्ष्य नहीं बनाते। तो लक्ष्य बनाइए, चल पड़िए, जो भी लक्ष्य रखेंगे उस पर जरूर पहुंचेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर आदिल, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इतना वक्त हमें साझा करने के लिए। और इसी के साथ आईएनएच सेहत में फिलहाल उतना ही, लेकिन जारी है खबरों का सिलसिला आईएनएच 24/7 पर। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।